मेरा नाम अतुल सुभाष है। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। 2018 में दिल्ली के एक रेजिडेंट शिव कुमार को उनकी पत्नी ने डाइवोर्स दे दिया था। कोई मैंने धोखा नहीं दिया, कोई मैंने चोरी नहीं किया, मैं कोई गलत बुरा इंसान नहीं। अब शिव कुमार एक डिसेबल्ड आदमी थे, लेकिन डिसेबल्ड होने के बावजूद कोर्ट ने उन्हें 5 लाख रुपए का कंपनसेशन देने को बोला था। मैं जब ठीक था तो मैं पैसे देता था उस औरत को। आज मैं बीमार है तो पैसा नहीं दे पा रहा है। शिव कुमार कुछ काम नहीं करते थे, जिसके वजह से ये 5 लाख रुपए नहीं जोड़ पाते थे, और जब जब भी नोटिस आता था वो पैसे नहीं दे पाते थे, जिसके वजह से उन्हें 3 बार जेल जाना पड़ा था। पक्षी आजाद होकर के जी सकता है, उनका अधिकार उड़ने का है, तो मैं क्यों बार बार जेल में जाकर घुट घुट करके जीता रहे। 2020 आते आते लोगों को इस केस के बारे में फाइनली पता चलना शुरू हुआ, जिसके बाद क्राउड फंड करके उनकी पत्नी को 5 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14A के हिसाब से भारत के लॉ के अंडर सारे के सारे लोग सिमिलर होते हैं और इंडियन लॉ को सारे ह्यूमन बींग्स को इक्वली ट्रीट करना पड़ता है। What struck me was this whole concept of making sexual assault gender neutral. लेकिन ये सच सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर है। असल जिंदगी में हमें कुछ और ही देखने को मिलता है। वो अगर बोल देती है कि हमारा फिजिकल हुआ है एंड देयर इज नो मेडिकल रिकॉर्ड, उसके बाद भी लड़के के कन्विक्शन होने के चांसेस हैं। आज भारत में ऐसे कई लॉस हैं जो कि पूरे के पूरे जेंडर बायस्ड हैं और उसके खिलाफ कोई भी अपनी आवाज नहीं उठाना चाह रहा है। क्या स्टॉकिंग नहीं होती है मर्दों की? वैसे तो आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे भारतीय न्याय संहिता में भी आईपीसी के ही सारे लॉस, सारे क्राइम्स जितने भी डिफाइन किए थे आईपीसी ने, वही मौजूद हैं। कुछ खास चेंजेस किए नहीं गए हैं। तो चलिए इस वीडियो में आज हम लोग देखते हैं कि भारत में ऐसे कौन से लॉस हैं जो कि एक मैन के पूरे खिलाफ हैं और उस लॉ का आए दिन मिसयूज करती रहती हैं महिलाएं। Now with the government bringing in a bill that proposes to change the country's rape laws, making them gender neutral. As sexual orientations change and come out into the open, laws have to change alongside. But it seems there are some men who are anxious about it. रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता क्या? क्या आप लोग निशा शर्मा का 2003 का केस जानते हैं? बात है 2003 की, जब निशा शर्मा अपने पति मुनीश दलाल के ऊपर एलिगेशन लगाती है डाउरी की। अब इसके बाद होता क्या है, पुलिस आके मुनीश दलाल को गिरफ्तार कर लेता है और उनकी माता जी की जॉब छूट जाती है, क्योंकि उनके बेटे और उनके पूरे परिवार के ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया था। अपने जिंदगी के पूरे 9 साल मुनीश दलाल और जेल की सलाखों के पीछे बिताता है। फिर 2012 में फाइनली नोएडा का एक कोर्ट वर्डिक्ट देता है, जिसमें मुनीश दलाल को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। कोर्ट फिर आगे जाके बताता है कि कैसे मुनीश दलाल के खिलाफ निशा शर्मा ने आईपीसी के सेक्शन 498 का मिसयूज किया है। ये केस डाउरी जैसे केसेस में होने वाले क्राइम्स को डिफाइन करता है। और आप सोच के देखिए, मुनीश दलाल ने 9 साल अपने जिंदगी के 9 अहम साल जेल की सलाखों के पीछे बिताए, सिर्फ और सिर्फ एक फेक एलिगेशन की वजह से। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आईपीसी के सेक्शन के खिलाफ ये बोला था कि ये भारत का सबसे ज्यादा मिसयूज्ड और सबसे ज्यादा अब्यूज्ड लॉ भी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ही माना था कि आए दिन इस सेक्शन के अंडर बहुत सारे फेक केसेस रजिस्टर किए जाते हैं, जो कि अपने आप में एक शर्मनाक बात है। कोर्ट ये भी आगे जाके बोलता है कि अगर आपके खिलाफ इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर कोई भी फेक केस रजिस्टर किया गया है तो आप तुरंत ही अपनी पत्नी से डिवोर्स ले सकते हैं। इसी सेक्शन में क्रुएलिटी बाय हस्बैंड करके भी एक सेक्शन डिफाइंड है, जहां पे हस्बैंड अपनी पत्नी के ऊपर जो क्रुएलिटी करेगा उसको भी डिफाइन किया गया है, लेकिन बहुत ही ज्यादा वेगली डिफाइन किया गया है। उसमें यह बताने की कोशिश की गई है, अगर एक पति अपनी पत्नी को अब्यूज करता है, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो, जिसकी वजह से उनकी पत्नी की मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ में नुकसान पहुंचता है, तो फिर उनकी पत्नी इसी सेक्शन के अंडर अपने पति के ऊपर केस कर सकती है। आए दिन कई सारी महिलाएं इसी सेक्शन का मिसयूज करती है। अब एक बार हम लोग रोल्स रिवर्स करके देखते हैं। आप सोच कर देखिए, एक लड़का और एक लड़की की शादी हुई है और एक महिला अपने पति को प्रताड़ित करके रखती है, उसे इकोनॉमिकली, उसे इमोशनली, फिजिकली अब्यूज करके रखती है। बहुत ही टैबू चीज रहेगी ये, बहुत ही अजीब चीज है इस बारे में सोचना, लेकिन आए दिन हमें ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। क्या एक लड़का जाके कहीं पे केस कर सकता है इसके खिलाफ? जी नहीं। इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ये चीज डिफाइंड है कि सिर्फ एक महिला के ऊपर ही ये क्राइम हो सकता है, एक आदमी के ऊपर कभी ये क्राइम हो ही नहीं सकता है। यानी कि हमारे लॉ के हिसाब से एक हस्बैंड को कोई महिला कभी फिजिकली, इमोशनली या वर्बली अब्यूज कर ही नहीं सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के 2018 की सर्वे की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने मैरिड मैन का एक सर्वे लिया था, जिसमें यह पता चला था कि करीबन 40 से 50%
60% मैरिड मेन को फिजिकली और इमोशनली अब्यूज किया जाता है उनके रिलेशनशिप्स में, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। तो व्हाई, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेशन इवन अबाउट? आगे हमारी वीडियो देखने से पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर सुन लीजिएगा आप। देखिए, इस वीडियो में हम लोग किसी भी वुमेन के खिलाफ नहीं है। हम लोग जितने भी लॉस बने हैं वुमेन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, हम सारे लॉस को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि ये उनके प्रोटेक्शन के लिए हैं। लेकिन अगर आप एक महिला हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये भी समझने की जरूरत है कि आए दिन इन्हीं सारे लॉस को मिसयूज किया जाता है और कई सारे लड़कों को गलत फ्रेम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इन सारे लॉस को चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमें भारत में इनइक्वालिटी इवन इन क्रिमिनल्स देखने को मिलती है। हाल ही में एक केस हुआ था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, आपने सुना होगा, जहां पे आपने देखा होगा एक लड़की वॉशरूम में जाके कई सारे अश्लील वीडियो शूट कर लेती है लड़कियों के और फिर उसे अपने बॉयफ्रेंड को भेजती है। जब ये केस वायरल होता है तो बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं और आखिर में जाकर जब पता चलता है कि बॉयफ्रेंड ने ये सारे वीडियोस को वायरल किया था तो उसका चेहरा तुरंत ही सोशल मीडिया और बाकी सारे मीडिया आउटलेट्स दिखा देते हैं हर जगह पर। लेकिन आप सोचिए, कहीं पर भी उसकी गर्लफ्रेंड का फोटो दिखाया गया था क्या? कहीं भी अगर एक महिला क्राइम करती है तो उसका फोटो, उसका चेहरा सबसे पहले छुपाया जाता है। लेकिन अगर कहीं पे भी एक मर्द कोई भी क्राइम करता है तो उसका चेहरा तुरंत ही टेलीविजन पे दिखा दिया जाता है और उसे मीडिया ट्रायल के थ्रू गुजरना पड़ता है। आप सोच के देखिए कितना मुश्किल रहता है ये मीडिया ट्रायल और इस मीडिया ट्रायल का कितना खराब इफेक्ट पड़ता है किसी भी मर्द के ऊपर। आखिरी में वो बाइज्जत बरी भी हो जाता है, लेकिन अपने जिंदगी भर वो इस जख्म को लेके जाता है कि उसको ऐसे मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ा था। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात कर लेते हैं, आईपीसी के सेक्शन 375 की। ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये रेप अगेंस्ट वुमेन को डिफाइन करता है और वुमेन को इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दिलाता है। लेकिन क्या आपको पता है ये भी भारत में आज वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड और अब्यूज्ड लॉ है। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेप केसेस की बात करें तो 2012 से पहले बहुत कम रेप केसेस रजिस्टर होते थे भारत में, लेकिन 2012 के निर्भया रेप कांड के बाद भारत में बहुत सारे रेप केसेस रजिस्टर होना शुरू हो गए थे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन 2012 से पहले करीबन 40% अक्यूज इस केस में बाहर हो जाते थे, जो कि 2012 के बाद 70 से 75% तक पहुंच गया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से इस लॉ के अंडर भी कई सारे फेक केसेस भारत में फाइल होना शुरू हो गए थे। और अगर आप इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर देखेंगे तो ये सेक्शन प्रॉपर्ली डिफाइन करता है रेप सिर्फ और सिर्फ एक वुमेन के साथ हो सकता है और एक मर्द के साथ कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन आज अगर आप अज्यूम कर लीजिए कहीं किसी लड़के का रेप हो जाता है तो क्या वो कोर्ट में जाके कुछ बोल सकता है? क्या उसे कोई लॉ प्रोटेक्ट करती है? जी नहीं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिले हैं जहां पे एक लड़के को मिसट्रीट किया गया है, लेकिन वो कहीं भी आवाज नहीं उठा सकता बिकॉज उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ है ही नहीं। एनसीआरबी की डेटा की अगर हम लोग बात कर लें तो भारत में रजिस्टर होने वाले रेप केसेस में से 74% रेप केसेस फेक होते हैं। इमेजिन करके देखिए, 74% रेप केसेस फेक। इसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज डिफाइंड है। अब आप सोच के देखिए, आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं या फिर एक गर्लफ्रेंड के साथ आप रिलेशनशिप में हैं। अब आप सोचिए, आप उस गर्लफ्रेंड को शादी का वादा कर दिए हैं और उस वादा करने के बाद आप उससे फिजिकली इन्वॉल्व हो गए हैं। अगर आप आगे जाकर उस लड़की को छोड़ देते हैं तो वो लड़की आपके ऊपर रेप के चार्जेस लगा सकती है। जी हाँ, ये डिफाइंड है इस लॉ के अंडर और बहुत सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर सेक्शन के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश भी की है। लेकिन चलिए एक बार हम लोग इसी जगह पर रोल्स को रिवर्स कर लेते हैं। आप एक मर्द हैं और आप एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आए हैं। वो लड़की आपको बोलती है कि भैया मैं तो आपसे शादी करूंगी, आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो जाती है, आगे जाके आपको छोड़ देती है। आप क्या करोगे? आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर ये डिफाइंड है कि एक लड़का ही एक लड़की से शादी का वादा करेगा और फिर आगे जाके धोखा देगा तो ये पर्टिकुलर लॉ वहां पे एप्लीकेबल रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। यानी कि मर्द क्या है, मर्द के इमोशन क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वुमेन को प्रोटेक्शन दिया जाएगा हमारे लॉ के अंडर। तो ये लॉ भी कंप्लीटली जेंडर बायस्ड है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 354C वॉयरिज्म की। ये पर्टिकुलर सेक्शन डिफाइन करता है कि जब एक लड़की नेकेड होती है, स्ट्रिप कर रही है या फिर अपने कपड़े उतार रही है, तो कोई भी लड़का उसका वीडियो नहीं ले सकता है उसके कंसेंट के बिना। लेकिन अगर हम लोग रूल्स को रिवर्स कर लेते हैं और एक लड़के का ऐसी नेकेड स्ट्रिप करते हुए वीडियो या फोटो ले लिया जाता है, तो फिर क्या लड़की तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर जाकर तुरंत ही लड़के के ऊपर केस कर सकती है, लेकिन एक लड़का कभी भी केस नहीं कर पाएगा लड़की के ऊपर। ये मिसयूज कैसे किया जाता है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है व्हाट्सएप कॉल फ्रॉड। अभी हाल ही में बहुत सारे न्यूज आपने देखे होंगे जहां पर फेक व्हाट्सएप कॉल्स किए जाते हैं, जहां पर एक लड़के को स्ट्रिप करने बोला जाता है एक लड़की के द्वारा और फिर पर्टिकुलर इवेंट जो हो रहा रहता है उसको पूरा रिकॉर्ड कर दिया जाता है और जैसे ही वो कॉल खत्म होती है उसके बाद तुरंत वीडियो को सेंड कर दिया जाता है लड़के को और उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है। लड़की बोलती है कि अगर आप मुझे इतने पैसे
पैसे नहीं दोगे तो मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल दूंगी, जिसके वजह से आपकी इमेज की धज्जियां उड़ जाएगी। और कई सारे लड़कों के साथ ये हो चुका है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कई सारे लड़कों के साथ ये हो चुका है। इस पर्टिकुलर फ्रॉड से बचने के लिए लड़का क्या करेगा? क्या वो पब्लिक में जाकर बताएगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, या वो पुलिस में जाके बोलेगा कि ये लड़की मेरे साथ ऐसा करना चाहती है? वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा लॉ मेन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर केस में कहीं पे कुछ डिफाइन ही नहीं करता है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 354 के सब क्लॉज डी की। अब देखिए, ये सेक्शन पर्टिकुलर डिफाइन करता है स्टॉकिंग को, यानी कि एक लड़की जब जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करती है कि ये बंदा मेरे को स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है। आप एक लड़की के पीछे पीछे चले गए, कहीं पे किसी लड़की को घूर के देख लिया आपने, कहीं पे आप उसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में हरास कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको, इन सारी चीजों को डिफाइन किया गया है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर। लेकिन अगर एक महिला है, वो किसी लड़के को स्टॉक कर रही है, किसी लड़के को परेशान करने की कोशिश कर रही है, उसे फॉलो कर रही है यहाँ से वहां, तो वो लड़का क्या करेगा? वो लड़का कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर भी ये डिफाइन किया गया है कि सिर्फ एक लड़की को ही स्टॉक किया जा सकता है, लड़के को स्टॉक किया ही नहीं जा सकता है। अब आप सोच के देखिए, इन सारे सेक्शंस के अंदर कितने सारे लोग फेक केसेस करके आज बैठे होंगे, और कितना इजीली इन सारे सेक्शन को मिसयूज किया जा सकता है किसी भी लड़के के खिलाफ। अब एक सोसाइटी में जब एक लड़के की इमेज पूरी बर्बाद हो जाती है, कोई भी जल्दी उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करता है या एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। और वही लड़कियां लोगों के ऊपर ऐसी एलिगेशन लगाकर 9-10 साल तक अपनी जिंदगी जीती है, और उसके बाद जब वो इनोसेंट भी अगर लड़का प्रूफ हो जाता है, तो सोसाइटी दोनों को इक्वल नजरिए से देखती है। भले लड़के के ऊपर वो थूके, लड़की को तो वो बहुत ही ऊंची नजर से देखती है। अब देखिए, धीरे धीरे जमाना बदल रहा है। लिटरेचर भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे हमें बहुत ही सारे जेंडर न्यूट्रल टर्म्स देखने को मिलते हैं। जेंडर के बारे में हमें पढ़ाया जाता है कि जैसे जेंडर एक बहुत ही फ्लूइड कॉन्सेप्ट है। तो हमारे लॉ के अंडर इस जेंडर को एक फ्लूइड कॉन्सेप्ट क्यों नहीं रखा गया है? हमारे लॉ के अंडर जेंडर न्यूट्रल टर्म्स क्यों नहीं यूज किए जाते हैं? लीगल सर्विस इंडिया जर्नल के हिसाब से उनका यह मानना है कि इंडिया में जितने भी लॉस हैं और जितने भी क्राइम्स को डिफाइन किया गया है, वो सारी चीजों को रीड्राफ्ट करने की जरूरत है, और जहां पर भी जेंडर शब्दों का यूज किया गया है, यानी कि लड़का लड़की का यूज किया गया है, उसे जेंडर न्यूट्रल शब्दों से रिप्लेस करने की जरूरत है, जो कि आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर लड़कियों को भारत में प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो लड़कों को भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ फेक केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं लड़कों को भी अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो कौन लेगा आपके लिए स्टैंड? इन सारे लॉस के खिलाफ आवाज उठाइए और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अब देखिए, हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।